Good morning, students. Welcome to the science class. We are going to start our new chapter, that is chapter 8, Cell Structure and Functions. In this chapter, we will study about cells. All the living organisms in this world are made up of cells. So, cell is the basic structural and functional unit of life. So, in this chapter, we will discuss about cell, how the discovery of cell takes place, how the organisms are divided on the basis of number of cells, structure of cell, plant cell and animal cell. We have to cover all these topics in this chapter. So let's start this chapter. Now, discovery of the cell. Discovery of the cell. Robert Hooke in the year 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork, cork? Cork is a part of the bark of a tree. Cork is the part of the bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. And he noticed partitioned boxes or compartments in the cork slice. And these boxes appeared like a honeycomb. Looks like a honeycomb like structure. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or a partition. Who coined the term cell for each box? So he named each box as a cell. The cell which Hooke observed were actually dead cells of plant. ओके तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले उस समय जो प्रिमिटिव मैग्नीफाइंग डिवाइस था जो माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता था उसमें उन्होंने प्लांट सेल को जो बार्क सेल है कॉर्क जिसको बोलते हैं कॉर्क एक बार्क का ही एक पार्ट होता है प्लांट की जो बाहरी कवर होता है बार्क उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उनको कैसी स्ट्रक्चर मिली हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो मधुमक्खी का छाता होता है मधुमक्खी का जो छत्ता हम बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता ओके तो उसकी जैसे स्ट्रक्चर होती है वैसे उनको देखने को मिली और ही नोटिस्ड ईच बॉक्स इज सेपरेटेड बाय अ वॉल और ए पार्टीशन हर बॉक्स एक वॉल से पार्टीशन से अलग अलग था और उन्होंने इस बॉक्स को क्या नाम दिया सेल नाम दिया ओके और इस तरह से सेल नाम की डिस्कवरी हुई जो कि रॉबर्ट हुक ने की ओके उसके बाद में सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप उसके बाद में कई इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई बनाए गए और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जब बनाए गए तो उसके बाद में लिविंग सेल्स की क्या स्ट्रक्चर है उनको ऑब्जर्व किया गया ओके जो कॉर्क सेल जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल्स थे ओके सो इन दिस वे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप क्लियर्स द पिक्चर अबाउट द structure of the cell. Now the cell. Cell are the basic structural unit of living organisms. They are the structural and the functional unit of living organisms. जैसे घर में हर ब्रिक इम्पॉर्टेंट होती है एक ब्रिक भी इधर उधर हो जाए तो घर की स्ट्रक्चर डिमोलिश हो सकता है ख़राब हो सकता है उसी तरह से बॉडी में सेल्स का भी फंक्शन है ईच एंड एवरी सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन हर सेल का अपना एक काम होता है so these cells make the structure and they carry out the function of the body okay some organisms are made up of single cell and some are made up of many cells okay cell हर living organism cell का ही बना होता है अंतर ये है कि कुछ organisms की बॉडी केवल एक सेल की बनी होती है और कुछ की बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती है so on that basis the organisms are of two type okay so the number of cells in a tall tree or an animal like an elephant or human beings are billions and trillions of cells बड़े एनिमल्स हैं एडवांस्ड एनिमल्स हैं उनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जो है कई सारे सेल्स बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होंगे ओके सो ऑर्गेनिजम्स इस बेस पे दो तरह के होते हैं कि कितनी उनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं इस ऑन दैट बेसिस दे आर ऑफ टू टाइप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स So, organisms which are made up of many cells are called multicellular organisms. A tree, an elephant, these all are multicellular because their body is made up of many cells.
कई सेल्स की बॉडी बनी होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। सो जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होगी वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। जैसे प्लांट है, एलिफेंट है, ह्यूमन बींग्स हैं, दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Organisms which are made up of only one cell are called unicellular organisms. Okay? जिनकी बॉडी केवल एक ही सेल की बनी होती है उनको बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनि मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स सेल। सो हुज बॉडी आर मेड अप ऑफ वन सेल्स आर कॉल्ड unicellular organisms or single celled organisms. For example, amoeba, paramecium, these all are unicellular organisms. ये सब के सब unicellular organisms हैं. A single celled organisms like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces. Okay, single celled organism amoeba है, वो फूड को कैप्चर भी करता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, साइज़ में भी ग्रो होता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। और ये सारे के सारे फंक्शंस कौन करता है, उसकी बॉडी का केवल, उसकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है तो केवल एक ही सेल ये उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस करता है। ओके, सो ऑल द फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय अ सिंगल सेल। ओके, बिकॉज अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, while in multicellular organism for carrying out these functions there are different organs. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यही काम करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि टिश्यूज़ के बने होते हैं। और टिश्यू किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में जो कि ये सारा काम करते हैं, डाइजेशन के लिए अलग, रेस्पिरेशन के लिए अलग। ओके, सो अलग अलग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नाउ द शेप ऑफ द सेल्स। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। सेल्स के शेप्स भी एक जैसे नहीं होते हैं। हम ये कहें कि सारे के सारे सेल्स के शेप एक जैसे होते हैं, सो इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू नहीं है। ओके, सम सेल्स कीप चेंजिंग देयर शेप ऑल्सो। कुछ सेल्स अपने शेप भी चेंज करते रहते हैं। जैसे अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका शेप लगातार बदलता रहता है। सूडोपोडिया उसके बॉडी प्रोजेक्शन कहलाते हैं, वो उससे अपना शेप बदलता रहता है, इरेगुलर शेप है वो। वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बींग्स, वाइट ब्लड सेल्स WBC अपना शेप बदलते रहते हैं। सो दीज आर चेंजेबल सेल्स। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, कुछ सेल्स जो होते हैं, सम सेल्स आर स्फेरिकल, कुछ सेल्स का शेप स्फेरिकल होता है, गोल होते हैं। सम्स आर राउंड, कुछ राउंड होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, लंबे, कुछ स्पिंडल्स शेप्ड होते हैं, तंतु के आकार के होते हैं, फिलामेंटल शेप। ओके, और कुछ ब्रांच होते हैं, सम आर ब्रांच्ड, सम सेल्स आर ब्रांच्ड। ओके, सो सेल्स के शेप एक जैसे नहीं होते, राउंड, स्फेरिकल, इलोंगेटेड, लॉन्ग, पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। ओके, स्पिंडल शेप्ड, ब्रांच शेप, अलग अलग शेप्स होते हैं सेल्स के। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द सेल्स आर ऑफ शेप सेम शेप, दे हैव डिफरेंट शेप, उनके शेप अलग अलग होते हैं। ओके, सो दे हैव डिफरेंट शेप्स। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे कि नर्व सेल है, नर्व सेल कैसा होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच होता है, इसकी ब्रांचिंग होती है, नर्व्स निकली रहती हैं, जैसे प्लांट की जड़ें होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, ऐसी ये ब्रांच शेप होता है। जबकि ब्लड सेल्स जो होते हैं स्फेरिकल, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल। ओके, मसल सेल जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये मसल सेल्स हैं, ये कैसे स्पिंडल शेप्ड है, दोनों किनारों से पॉइंटेड है और बीच से कैसे हैं, थिक है, ब्रॉड है, तो इनको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। तो सेल्स के शेप भी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के सारे सेल्स एक जैसे शेप के होंगे, नो, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनके सेल के शेप भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि दिमाग जो नर्व, जैसा उनका फंक्शन है उस आधार पे उनका शेप हो सकता है। जैसे मैसेज पहुंचाने का काम नर्व सेल का है तो लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं, क्योंकि एक नर्व को दूसरे नर्व से कनेक्शन बैठाते हुए मैसेज को पहुंचाना होता है, तो ब्रांच शेप होते हैं। ओके, तो अलग अलग एक बॉडी में भी सेल के शेप अलग अलग होते हैं। नाउ द साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल, द साइज ऑफ द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ अ मीटर, जिसको कि माइक्रोमीटर बोलते हैं। 1 मीटर के मिलियंथ पार्ट के बराबर भी सेल का साइज़ हो सकता है, जिसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं। और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, या बहुत
एक फ्यू सेंटीमीटर तक लंबा भी हो सकता है सेल का साइज़। ओके, बहुत 1 मीटर के मिलियंथ पार्ट के बराबर भी हो सकता है, फ्यू सेंटीमीटर तक लंबा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़। ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं उनका साइज़ माइक्रोस्कोपिक होता है। ओके, एंड दे आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज़, और वो आँखों से ऐसे ही उनको हम नहीं देख सकते, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नहीं देख सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाई ए माइक्रोस्कोप। उनको एनलार्ज करने की ज़रूरत होती है, उनको मैग्नीफाइड करने की ज़रूरत होती है और माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत होती है। जो स्मॉलेस्ट सेल है इज़ द सेल ऑफ बैक्टीरिया। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो सेल बैक्टीरिया का सेल है, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, और इट इज़ अबाउट 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। और इसकी लेंथ कितनी है, क्या इसका साइज़ है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ है। ओके, जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग है उसका साइज़ सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सेल के अंदर आता है वो, और उसका साइज़ है 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर के बीच में जो है 17 इंटू 13 सेंटीमीटर, इट मीन 17 सेंटीमीटर लंबा, 13 सेंटीमीटर चौड़ा। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ इसकी 17 इंटू 13 सेंटीमीटर इसकी ऑस्ट्रिच एग की होती है। तो ये लार्जेस्ट सेल है। तो एग को हम एक सेल कहते हैं। एग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल। सिंगल सेल का एग्जाम्पल है एग। ओके, और ऑस्ट्रिच एग इसमें सबसे बड़ा सेल माना गया है। Ostrich egg is the largest cell and smallest is the bacterial cell. Okay, the size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or the plant. It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. Okay, the size of the cell is related to its function. ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसकी बॉडी में जो सेल होंगे वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट की बॉडी में बहुत बड़े बड़े सेल होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द साइज़ ऑफ द सेल, उसके साइज़ ऑफ द सेल डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल, नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड द रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नर्व सेल चाहे वो एलिफेंट के हों चाहे रैट के हों, वो लंबे होंगे और ब्रांचिंग भी होगी उसमें, क्योंकि उसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेजेस, ब्रेन तक मैसेज ले जाना और ब्रेन से दोबारा मैसेज बॉडी पार्ट्स तक लाना नर्व सेल का काम होता है। तो ये दोनों में ही लॉन्ग होंगे, इलॉन्गेटेड होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल में वो एलिफेंट में वो बड़े होंगे, नो। तो सेल का साइज़ किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द cell, not on the we can say the it doesn't depends on the size of the body of the animal, but it depends on the function of the cell. Okay, कि सेल का साइज़ क्या होगा। नाउ ऑनियन पील सेल एज सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर हम एक ऑनियन ले और उसके पील को हम ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में, उसकी हम पील लें, ऑनियन के पील को, उसके वाइट भाग की पतली सी जो मेम्ब्रेन होती है उसको निकालें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें, तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ओके, हमें ऐसी स्ट्रक्चर, समवॉट ऐसी स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगी। हर कंपार्टमेंट, हर सेल जो है वो अलग अलग हमें दिखेगा, और सेल मेम्ब्रेन से, उसके बाहर से हमें सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगी इस तरह से। ठीक है, हर सेल की अपनी अलग अलग सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। ब्रिक शेप, जैसे ब्रिक होते हैं ना, वैसी स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखेगी ऐसे। और हर सेल के अंदर हमें क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा बीचों बीच। न्यूक्लियस, वी कैन सी न्यूक्लियस इन द मिडिल ऑफ द सेल, एंड ऑल्सो द साइटोप्लाज्म कैन बी सीन। और उसमें जो भरा हुआ जो लिक्विड होगा ऐसे ऐसे डॉट पोर्शन में, डॉट पोजीशन में, उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो मेन पार्ट एक सेल के, हम जैसे ऑनियन पील को हम देखें, ऑनियन इज़ ए प्लांट सेल, उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें उसकी सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, न्यूक्लियस दिखेगा बीचों बीच, न्यूक्लियस, और उसमें भरा हुआ लिक्विड दिखेगा जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह से हम ऑनियन पील के सेल को माइक्रोस्कोप में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से ह्यूमन चीक सेल एज सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर हम ह्यूमन के चीक सेल को लेकर और उसको हम स्लाइड में रखें और उसमें हम स्टेन करें, थोड़ा सा उसमें मिथाइलिन ब्लू डालें। मिथाइलिन ब्लू एक डाई होती है जिससे कि हम किसी भी सेल को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वो कलरफुल दिखता है हमें मिथाइलिन ब्लू डालकर। जैसे प्लांट सेल को हम जनरली सैफ्रेनिन नाम की डाई में स्टेन करते हैं, रंगते हैं,
इसी तरह से एनिमल सेल को हम मिथाइलिन ब्लू में रंगते हैं। मिथाइलिन ब्लू की एक ड्रॉप डालेंगे और ब्रश से आसानी से फिर उस ह्यूमन चीक सेल को लेकर हम स्लाइड में रखेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में हम जब देखेंगे तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी ह्यूमन चीक सेल की। ठीक है, तो ह्यूमन चीक सेल की हमें इस तरह से सेल दिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी हमें, बीच में हमें न्यूक्लियस भी दिखेगा और अंदर भरा हुआ हमें इसमें लिक्विड जो है साइटोप्लाज्म भी हमें इसमें दिखेगा। तो इस तरह से ह्यूमन चीक सेल हमें माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। Okay students, so go through all these topics, try to understand them. Okay, thank you students.